नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हमारा जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण उसको हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 होने वाला है और जिसमें हम सीखेंगे कि सूत्र विधि क्या होती है और सूत्र विधि के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। सूत्र विधि हम जानते हैं कि समीकरण का रूप कुछ ऐसा होता है ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है और जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि द्विघात समीकरण तभी हो सकता है जब ये a 0 नहीं होना चाहिए। अब सोचो, आप अगर a 0 हो जाता है तो 0 होगा तो 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो गया तो फिर बचा क्या? bx + c = 0। तो बताओ ये bx + c जो है वह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x की घात एक ही है, तो एक घात है तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया। तो इसलिए कंडीशन जरूरी है कि a ≠ 0 होता है, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा द्विघात समीकरण होता है। तो सूत्र विधि से, सूत्र विधि क्या होती है और द्विघाती सूत्र जो होता है तो सूत्र विधि क्या करती है? x का मान निकालती है, यानी कि चर का मान निकालती है। जो द्विघात समीकरण होती है और उसमें जो चर होता है उसका मान निकालने का काम करती है, यह मूल निकालने का काम करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूत्र विधि क्या होती है। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये एक सूत्र होता है जो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, ये जो b होता है ये कहाँ से? ये सूत्र है, ये आपको याद करना है। -b ± जिसको वर्गमूल का निशान कहते हैं, b² - 4ac/2a, ये सूत्र है। कठिन नहीं है, आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये b² - 4ac जो होता है उसको हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। और इस विविक्त कर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर इस सूत्र में। ये विविक्त कर जो होता है बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। तो b² - 4ac को विविक्त कर कहते हैं और विविक्त कर को d से डिनोट करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, d के बराबर लिखते हैं। और d शब्द कहाँ से आया? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्त कर, वहीं से लिखा है। ठीक है, इसलिए इसको d के बराबर लिखा जाता है। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि जो d है, क्या है? जो d है या फिर विविक्त कर है तो उसके लिए 3 कंडीशन है, 1 2 3। तो पहली कंडीशन क्या है कि b² - 4ac = 0, यानी कि ये जब भी हम द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं, ठीक है, और वहां हमने देखा है कि ये b² - 4ac का मान रखने पर जो मान आया है उस मान को देखना है, और मान को देखने पर हम पाते हैं कि वह मान तो 0 आ गया। तो 0 आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब 0 आ जाता है तो उस स्थिति में दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे? दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से आपको सब चीजें समझ में आएगी, मैं बताऊंगा, पर अभी आपको एक बार ये चीजें समझनी होगी। ठीक है, तो बराबर व वास्तविक मूल कब मिलेंगे? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या थी? 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब 0 से अगर बड़ा मिल जाए, ठीक है, 0 से अगर बड़ा मिला तो ऐसी स्थिति में जो मूल हमें प्राप्त होंगे, जो चर के मान हमें प्राप्त होंगे, वह क्या होंगे? दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे, यानी कि भिन्न यानी अलग अलग होंगे, और वास्तविक होंगे यानी कि वास्तविक संख्या के ही मूल होंगे। ठीक है, यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, ये जो मान आता है कम होना चाहिए 0 से, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, और उदाहरण के माध्यम से जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। प्रश्नवाली 4.3 से उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला सवाल लिखा हुआ है, कौन सा सवाल लिखा हुआ है? पहला सवाल पहले का पहला। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो कि उन मूलों की प्रकृति क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो अस्तित्व कब नहीं होता है? यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, देखो कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व नहीं है, और इन दोनों ही जगह पर अस्तित्व है। ठीक है, तो लिखा हुआ आया है कि द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण है पहला, जो द्विघात समीकरण है, 2x² - 3x + 5 = 0।
ठीक है, यहाँ पर हम तुलना करते हैं अगर इसकी इससे, तो यहाँ पर a का मान क्या है हमारे पास, है ना। ये हल स्टार्ट हो चुका है परीक्षा में। इस तरीके से अगर सवाल आता है तो आपको नंबर डाल के हल लिख के जो समीकरण दी है उसको लिखना है, और उसके बराबर a का मान क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर क्या है 2, और b बराबर क्या है -3, और c बराबर क्या है 5। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये इस समीकरण से तुलना करने से आया। ठीक है, क्योंकि ये रूप और ये रूप एक जैसे हैं, यानी ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसकी तुलना उससे करी। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो अपने एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो a की जगह 2 हुआ कि नहीं हुआ। और फिर क्या कहा है कि b कहाँ से आया, तो x का गुणांक होना चाहिए, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे -3, और c क्या है जो अचर संख्या है, वो तो अपनी अचर संख्या क्या है 5, इसलिए c का मान 5 आया। तो इस तरीके से a b c के मान अपने को निकाल लेने हैं। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन b² - 4ac निकालेंगे, और वह हमें बताएगा कि वह मान 0 के बराबर आया है, 0 से बड़ा आया है, 0 से छोटा आया है। तो b² का मान -3 की घात 2 माइनस, ठीक है, ये बराबर लिख रहा हूँ, या फिर d बराबर, ठीक है, d का मान आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, 4 गुणा a की जगह 2 और c की जगह 5। ठीक है, तो d का मान क्या आएगा, 3 3 9 जो भी बताया था वो, 4 दूनी 8 8 5 40। तो यहाँ पर हमने देखा कि विविक्त करके आ गया, 40 में से 9 गया। ये जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो क्या होता है, घटाओ। तो 40 में से 9 जाता है तो 31 बचता है, और चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी है। जो संख्या दिखने में बड़ी होता है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ हमने देखा कि d का मान क्या है, -31 आया है। तो d का मान -31 आया है। तो अब आप बताओ मुझे, संख्या रेखा कुछ इस तरह की होती है, बीच में 0 होता है, क्या होता है 0। तो ये जो मान आया है 0 से कम है या ज्यादा है, तो ये -31 तो इधर होता है, +31 इधर होता है ना, तो ये प्लस की संख्या होती है और ये माइनस की, तो 0 से कम आया है। ठीक है, तो 0 से छोटा आया है, क्या आया है 0 से छोटा आया है, और 0 से छोटा आया है इसका मतलब ये b² - 4ac का मान छोटा है 0 से, तो कंडीशन क्या कहती है, तो यहाँ जो d का मान है क्या आया है -31, जो कि छोटा है 0 से, ये छोटा है का निशान है और 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण लिखना है, a b c निकालना है, और उसके बाद में आपको ये जो b² - 4ac है इसका मान निकालना है, और ये मान तय करेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जो मान आया वो 0 से कम आया है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो अब एक इसमें दूसरा सवाल लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, एक और सवाल आया है जो कि प्रश्न वाली 4.3 का है, नई बुक के हिसाब से है। क्या लिखा हुआ है, 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का दूसरे का पहला जिसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि 4.3 में जो पहला हल है, पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पर 2x² + kx + 3 बराबर 0। ठीक है, तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a क्या आएगा यहाँ पर 2, b क्या है यहाँ पर k, और c क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर ये, b बराबर ये और c बराबर 3 है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर k ABCD का अक्षर है तो ये तो चर होना चाहिए, पर यहाँ चर नहीं है, k अचर का काम करेगा या अचर संख्या होगी, क्योंकि चर तो हमें पहले से पता है x वाला है, x को चर बोल रखा है, यहाँ पर x के रूप में समीकरण है इसलिए x चर है।
के कोई न कोई फिक्स मान होगा, तो यही मान हमें पता करना है कि के का क्या मान होगा। पर उसने एक शर्त रखी है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी ताकि जो मूल प्राप्त हो जाए अपने को, वह क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो बराबर मूल होने चाहिए। और बराबर मूल किस कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में होंगे, ध्यान देखो, दो बराबर व वास्तविक मूल हो। दो बराबर व वास्तविक मूल तभी आएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक है, मूल बराबर व वास्तविक तभी होंगे, तभी होंगे, कंडीशन क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होंगे, मूल बराबर व वास्तविक होंगे। ठीक है, तो बी की जगह बी का मान तो क्या आया, के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह ए का मान 2, सी की जगह सी का मान 3 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये मान रखने पर ये चीजें आ गई है। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बराबर 0। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 आया है, क्या आया है, के स्क्वायर। और मान किसका निकालना है, के का, क्योंकि समीकरण ने क्या कहा है अपने को, प्रश्न ने क्या कहा है कि के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए कि मूल बराबर व वास्तविक होंगे। तो मूल बराबर व वास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से के का मान क्या निकलता है, तो के स्क्वायर को यहीं रखेंगे, के जिसका मान निकालना है उसको इधर रखेंगे और बाकी की संख्या इधर आएगी, तो ये 24 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल। वर्गमूल लेने का मतलब देखो, आपको बताता हूँ, वर्गमूल लेने का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। वर्गमूल लेने का मतलब दोनों तरफ ये वर्गमूल का निशान लगा दो। क्या लगा दो, दोनों तरफ वर्गमूल का निशान लगा दो। क्यों लगा रहे दोनों तरफ वर्गमूल का निशान, क्योंकि इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, के। और एक के क्यों आता है, आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि जैसे 4 लिखा रहता है, ठीक है, बात समझना आप ध्यान से, 4 लिखा रहता है तो क्या हम इस 4 को ऐसे नहीं लिखते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, और वर्गमूल है, वर्गमूल कहता है कि जो जोड़ा बनता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, उसमें से एक संख्या बाहर आती है, तो एक संख्या बाहर आएगी तो क्या बचेगा, 2। तो अपने यहाँ पर क्या है, अपनी स्थिति में क्या है, अंदर के स्क्वायर है, क्या है, के स्क्वायर। और के स्क्वायर का मतलब बताओ क्या होता है, के गुणा के गुणा के। तो बताओ जोड़ा बन रहा कि नहीं बन रहा, के का बन रहा, और 2 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है, इसलिए दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो इसमें से एक बाहर आता है, यानी के बाहर आ गया, इसलिए जो के स्क्वायर का वर्गमूल आता है वो के आता है। और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 24 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 24 का वर्गमूल निकालना है। तो 24 का वर्गमूल निकालने पर हम क्या पाते हैं, कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, 2 से जाएगा, क्योंकि पीछे सम अंक है इसलिए 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं 24 के। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर के बराबर। ठीक है, देखो जोड़े, एक जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है, 2 2 का एक जोड़ा बन रहा तो ये 2 बाहर आ गया। अब इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो जैसा है वैसा अंदर रहेगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो के का मान क्या आ गया, 2 करणी 6। अब आप सोच रहे होंगे कि के का एक मान आया है, पर यहाँ पर क्या कहा था कि 2 बराबर भी होना चाहिए और वास्तविक मूल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, तो 2 बराबर व वास्तविक मूल। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जब भी करणी से कोई संख्या बाहर निकलती है तो उसके प्लस माइनस लगाते हैं। यह आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो फिर से वही उदाहरण लेते हैं। आप एक बात बताओ
क्या ये 2 गुणा 2 लिखो या फिर -2 गुणा -2 लिखो, इनमें कोई फर्क है? नहीं है फर्क, क्योंकि फर्क होता तो फिर 4 4 क्यों आया दोनों जगह? देखो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस और 2 दूना 4, तो ये करनी 4 या फिर वर्गमूल 4 और वर्गमूल 4 दोनों एक जैसे आ गए। इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि एक स्थिति ये भी हो सकती है कि ये 2 गुणा 2 प्लस के हो, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि -2 गुणा -2 हो। तो अगर प्लस वाला मानते हैं, प्लस वाला मानते हैं, तो देखो वापस लिख देता हूँ मैं, 4 की जगह क्या लिखा है अभी 2 गुणा 2, और ये जो 4 है इसकी जगह फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ -2 गुणा -2। तो वर्गमूल कहता है कि 2 2 के जोड़े बनाओ बन रहा है, 2 2 के जोड़े बनाओ बन रहा है, जोड़े में से एक बाहर आएगा तो ये 2 बाहर आ गया, इस जोड़े में से भी एक बाहर आएगा तो ये बाहर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये इस तरीके से जो होता है कि 2 गुणा 2 और -2 गुणा -2, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब 4 है। तो अगर प्लस मानते हैं, हम प्लस मानते हैं तो उसमें से ये +2 बाहर आएगा, और अगर माइनस मान के चल रहे हैं तो उसका -2 बाहर आता है, यानी कि दोनों ही स्थितियां हो तो उसके लिए ये बात होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि k का जो मान आया है वो +2 करणी 6 और -2 करणी 6 आया है। तो इस तरीके से हम, ठीक है, हमें जो मूल प्राप्त हुए वह वास्तविक मूल प्राप्त हुए, ये वास्तविक है और समान है 2 करणी 6, 2 करणी 6, तो ये इस तरीके से अपने को वास्तविक मूल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल है, इबारती सवाल, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इबारती सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एक इबारती सवाल है और कहा है ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई से डबल है, इसका मतलब आयताकार है। क्या है वो? आयताकार। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई माना कि चौड़ाई x है तो इससे दुगनी हो मतलब 2x है, और उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी ये और ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों ज्ञात करने के लिए अपने को इससे एक वर्ग समीकरण बनाना होगा, और वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? हल स्टार्ट हो गया है ना, लंबाई x जो कि हमने माना है, ठीक है, और ये सब मीटर में है, x मीटर क्या है ये हमने माना है, और चौड़ाई क्या है 2x मीटर, ये माना है कि उसी के आधार पर चौड़ाई आई है। ठीक है, तो ये एक आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, इनका आपस में जो गुणा होगा तो क्या आता है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो लंबाई की जगह लंबाई का मान रखना है। लंबाई क्या है 2x, क्या है 2x गुणा चौड़ाई क्या है x, और आप ध्यान से देखो कि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है ना, दोनों मीटर में है। तो मीटर यहाँ पर भी है और मीटर यहाँ पर भी है, तो मैं मीटर का मीटर में गुणा कराता हूँ तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 800 मीटर स्क्वायर, बात समझ में आई या नहीं? यानी कि इकाई का इकाई में गुणा होता है। अब आपके मन में आया होगा मीटर का गुणा मीटर में होने पर मीटर की घात 2 क्यों होता है? तो ये घातांक नियम है, ठीक है, जो 8वीं कक्षा में आ चुका है कि आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है। इसकी कुछ घात नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं दिख रही है तो एक है, तो एक, तो आधार तो ऐसा कैसे ही लिखते हैं जो एक जैसा होता है उसको, और ये दोनों घातें जुड़ती है तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मीटर स्क्वायर आया, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर आया। देखो समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसी चीज होती है, ठीक है, तो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो एम स्क्वायर का दोनों तरफ भाग लग गया तो बताओ एम स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा 2x गुणा x, यानी इनका आपस में गुणा होगा तो देखो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम 2, 1 कहाँ है? x का गुणांक है, 2 1 कम 2, और x का गुणा x में हुआ तो x स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या बच रहा है 800। देखो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का मान निकालना है, तो 800 में किसका भाग लगेगा, 2 का। किसका लगेगा, 2 का लगेगा, क्योंकि 2 गुणे में है तो भाग में आ गया। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, तो 4 और 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो 400 आया। कितना आया, 400। तो एक्स स्क्वायर का मान 400 है तो एक्स का मान क्या होगा, फिर मैंने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। इसका जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो एक्स आएगा, और इसका जैसे ही वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाला तो एक्स आ गया, और इसका वर्गमूल अब निकालेंगे तो x बराबर 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है। ठीक है, 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, क्योंकि 20 का गुणा 20 में करने से क्या आता है, 400। जैसे कि ये 400 लिखा था और 400 की जगह 20 गुणा 20 लिख सकते हैं। तो जोड़े में से एक बाहर निकला तो इसमें से एक बाहर निकला तो क्या आया, इसमें से एक बाहर निकला तो 20 आया। तो बताओ ये 20 आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये x का मान आ गया जिसका हमें पता लगाना था, वह चीज आ चुकी है। तो बगिया जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, तो बताओ लंबाई क्या आ गई अपनी और चौड़ाई क्या आ गई। अभी तक तो हमने नहीं निकाली है, पर अब हम निकाल सकते हैं। x का मान आ गया है, तो अभिष्ट हल क्या लिखेंगे, अभिष्ट हल। ठीक है, अभिष्ट हल में x बराबर, x क्या मान रखा है, लंबाई। x क्या है, x क्या है, लंबाई। लंबाई जो कि x है, मीटर है, x मीटर है, देखो पूरा लिखा हुआ है। लंबाई x मीटर, x की जगह क्या आ गया 20, और m का मतलब मीटर। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 2x मीटर। कितना है, 2x मीटर। तो 2 की जगह 2 और x की जगह क्या आ गया 20, और मीटर की जगह मीटर। तो 20 दूना 40 मीटर। तो देखो ये तो आ गई चौड़ाई और ये आ गई लंबाई। तो कहा था कि उसने ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई, एक मिनट थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है ना, आप थोड़ा इसमें सुधार कर लें। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग गलती से गलत लिखने में आ गया है। देखो ये क्या है, x चौड़ाई, क्या है चौड़ाई, और ये क्या है लंबाई। तो चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर, लंबाई क्या आ गई 40 मीटर। तो बताओ चौड़ाई से दुगनी है कि नहीं है लंबाई, डबल है। और इनका आपस में गुणा करते हैं 20 का 40 में, तो 800 आता है कि नहीं आता है, आता है। यानी कि लंबाई का, ये जो लंबाई है इसका चौड़ाई में गुणा करते हैं तो 800 मीटर स्क्वायर आता है। इसका मतलब जो हमने निकाला है वो सही निकाला है। तो अध्याय की जो मुख्य चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें थी, वो कवर हो चुकी हैं। पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। और आपको मैं बता देता हूँ कि देखो सूत्र विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। एक समीकरण लिखी हुई रहती है, उस समीकरण में क्या करना है कि एक एक्स की जगह ये इसी तरह से एबीसी निकालना है। जैसे अभी पिछले वाले पार्ट में बताया था इसी में कि ये जो एबीसी है ये निकाल लो और एबीसी की जगह एबीसी के मान रख दो। ठीक है, और फिर इसको हल करके हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। वो कोई कठिन काम नहीं है, उसको आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपने समझ ली है तो वो भी आपसे हो जाएगी। ठीक है, तो अध्याय पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।